हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर यूपीएससी हिंदी के द्वारा चलाई गई यूपीएससी पेपर की जो टेस्ट सीरीज है, उसके हम 7th पेपर को डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला पार्ट है जिसमें हम 1 से लेकर 25 तक के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन से, जो कि ट्विन डेफिसिट यानी कि जुड़वा घाटा, तो उससे रिलेटेड है। तो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, राजकोषीय घाटे के साथ राजस्व घाटे के होने को ट्विन डेफिसिट कहते हैं। दूसरा, चालू खाता घाटे यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट और राजकोषीय घाटे के साथ होने को कहते हैं यानी कि फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। फिर थर्ड स्टेटमेंट, चालू खाता घाटे और पूंजी खाता घाटे। ठीक है, यानी कि जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और कैपिटल अकाउंट डेफिसिट है, इन दोनों के साथ में होने को कहते हैं। और लास्ट, बैंकों के गैर निष्पादन परिसंपत्तियां यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट के साथ साथ निगमों के ऋण भार में वृद्धि। ठीक है, डेट बर्डन को जो है ट्विन डेफिसिट कहते हैं। देखिए, ट्विन डेफिसिट क्या होता है, जब भी करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट एक साथ हो रहे होते हैं। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट आप जानते हैं, चालू खाता। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि कोई कंट्री किसी दूसरी कंट्री के साथ कोई गुड्स सर्विसेज का लेन देन हो रही है, और जो नेट इनकम है जैसे इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर हो गया, ये सब चीजें हैं, तो ये आती हैं चालू खाते के अंतर्गत। और राजकोषीय घाटा यानी कि फिस्कल डेफिसिट तो हम जानते हैं, हमारी जब गवर्नमेंट जो है, जो जितना उसका एक्सपेंडिचर होता है यानी कि जितना खर्चा होता है और उनकी जितनी आय होती है, इनके डिफरेंस को कहते हैं, गवर्नमेंट की हम बात कर रहे हैं, उसके डिफरेंस को कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। आप सब जानते हैं। ठीक है, तो ये जब दोनों एक साथ होते हैं तो उसको कहा जाता है ट्विन डेफिसिट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले राजकोषीय नीति संबंधी उपाय हैं। ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी मेजर जो गवर्नमेंट लेती है, उस किस लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कम करने के लिए। देखिए, एक होता है आरबीआई कुछ मेजर्स लेती है, दूसरा होता है गवर्नमेंट लेती है। तो ये हमें ध्यान देना है। यहाँ पे क्या पूछा है, गवर्नमेंट यानी कि सरकार कैसे जो है राजकोषीय, राजकोषीय यानी कि फिस्कल पॉलिसी जो होती है, ना कि मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज। आपने यहाँ पे अगर गड़बड़ की तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट जो के पास जो चीजें हैं जो यूज करके गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है, वो आती हैं फिस्कल पॉलिसी के अंतर्गत। ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आती हैं जो आरबीआई कंट्रोल करता है। आरबीआई जो आप जानते हैं, समय समय पे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो चीजें हैं जो आरबीआई चेंज करता है, वो आती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण में कमी यानी कि रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक बोरोइंग। दूसरा, निजी व्यवसायों पर कर में वृद्धि करना यानी कि इंक्रीजिंग टैक्स ऑन प्राइवेट बिजनेस। अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि करना। देखिए, ये तो आप जान रहे हैं कि यदि इन्फ्लेशन को हमें रोकना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कि इन्फ्लेशन का मतलब हो गया महंगाई हो गई, तो मतलब हमारी जो इकोनॉमी है, हमारी अर्थव्यवस्था है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि जो वहाँ के लोग हैं जिस कंट्री के, उनसे पैसा उनके पास वापस लाया जा सके, घसीटा जा सके। ठीक है, कहाँ जा रहा है, लोगों से गवर्नमेंट के पास जाए। तो बहुत सारी चीजें कर सकता है गवर्नमेंट। क्या कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी जैसे पब्लिक एक्सपेंडिचर, बहुत सारी सर्विसेज, सोशल सर्विसेज होती हैं। ठीक है, गवर्नमेंट जो पैसा देता है लोगों को, तो उनके पास उसमें कमी कर दी जाए, तो लोगों के पास पैसा की कमी अपने आप हो जाएगी। ठीक है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। फिर दूसरा बोल रहा है, टैक्स जो है उसको बढ़ा देते हैं, किस पे, प्राइवेट बिजनेसेस पे। बिल्कुल सही बात है। अगर प्राइवेट कंपनीज पे टैक्स अगर बढ़ा दिया जाएगा तो प्राइवेट कंपनीज जो हैं, साथ ही साथ वो जो सर्विसेज दे रही हैं, जो प्रोडक्ट दे रही हैं, उनके भी जो दाम है बढ़ा देंगी वो प्राइवेट कंपनियां। तो एक तरह से लोगों के पास पैसे की जो है जब कमी हो जाएगी वहां पे, तो लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये भी बात सही है। फिर तीसरा बोला है, अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में वृद्धि करना।
ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट, आप जानते हैं इंटरेस्ट रेट जो होती है ये सब किसके हाथ में आता है? ये आती है मॉनेटरी पॉलिसी, यानी कि आरबीआई करता है। इसको भी किया जा सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन इसको आरबीआई करेगा, ना कि गवर्नमेंट करेगा। तो इट डजंट कम अंडर फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, तो इसका जो तीसरा है आंसर, ये गलत हो जाएगा, और तीसरा गलत होते ही हमें आंसर मिल जाएगा 1 और 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो स्टैगफ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति पे बेस्ड है। तो मुद्रास्फीति के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है। पहला बोला है, मुद्रास्फीति मंदी अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें मुद्रास्फीति में वृद्धि और बढ़ती बेरोजगारी का एक साथ अनुभव किया जाता है। सही बात है। एक हो गया स्टैग्नेशन, स्टैगफ्लेशन जो है बना है, और इन्फ्लेशन। तो ये दोनों चीजें मिल के जब एक साथ होती हैं इकोनॉमी में, साइमल्टेनियसली होती हैं, तो उसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। तो पहली जो डेफिनेशन है तो ये तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई जो है दिक्कत की बात नहीं। वही दूसरा बोला है, मुद्रास्फीति मंदी की घटना फिलिप्स कर्व को जो है दर्शाती है। तो देखिए, फिलिप्स कर्व में इसमें जैसे बोल रहा है स्टैगफ्लेशन ऐसी सिचुएशन है कि जिसमें साइमल्टेनियसली इन्फ्लेशन बढ़ रही है और साथ ही साथ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। लेकिन फिलिप्स कर्व आप जानते हैं ये किस लिए बताया था इन्होंने? फिलिप्स कर्व में कॉन्ट्राडिक्ट करता है। कॉन्ट्राडिक्ट मतलब कि इसमें जैसे बोला जा रहा है स्टैगफ्लेशन में कि इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मान लीजिए ये है इन्फ्लेशन का कर्व है, और साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट का है। तो ये कह रहा है कि इन्फ्लेशन और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है ये दोनों साथ साथ बढ़ रही हैं स्टैगफ्लेशन में। लेकिन फिलिप्स कर्व में ऐसा नहीं था, उसमें दिखाया गया था कि जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी वैसे वैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होती जाएगी। क्यों कम होगी? क्योंकि आप जानते हैं इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगी तो इसका मतलब गवर्नमेंट जो है एक्सपेंडिचर कर रही है वहाँ की इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी जो है ग्रो करे। क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई इकोनॉमी ग्रो करती है तो उस इकोनॉमी में महंगाई अपने आप बढ़ती है। ठीक है, ये एक तरह का हमेशा नहीं ट्रू है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्रू रहता है। तो जब ऐसा होगा तो उस वक्त अनएम्प्लॉयमेंट, इसका मतलब जब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इकोनॉमी में पैसा है, तो उसका मतलब वहां पे बहुत सारी जॉब्स जनरेट हो रही हैं। तो जब जॉब्स जनरेट होंगी तो डेफिनेटली अनएम्प्लॉयमेंट तो कम होगी। ठीक है, तो ये बात फिलिप्स कर्व बोल रहा था। तो फिलिप्स कर्व काफी समय तक सही था, लेकिन ऐसी एक सिचुएशन आई हिस्ट्री में 1970s के अराउंड कि इसको जो ये सिचुएशन थी ये कर्व के साथ नहीं गई। आप जानते हैं कि 1970s के अराउंड जो है थोड़ा मिडिल ईस्ट वाले रीजन में डिस्टरबेंस था, तो उसकी वजह से काफी जो है इन्फ्लेशन दिखाई गई बहुत सारे रीजन में। तो इसका जो दूसरा है आंसर ये गलत हो जाएगा, इसका पहला आंसर बिल्कुल सही है। फिर चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन से किसी देश की मुद्रा की विनिमय दर को प्रभावित करते हैं? विनिमय दर, ठीक है, यानी कि एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी कौन सी चीजें इसमें प्रभावित करती हैं? तो पहला बोल रहा है घरेलू अर्थव्यवस्था में प्रचलित ब्याज दरें, दूसरा विदेशी मुद्रा बाजार में सट्टेबाजी, ठीक है, यानी कि स्पेकुलेशन, फिर तीसरा इंक्रीज इन इंपोर्ट यानी कि किसी देश में आयात की वृद्धि। देखिए ये तीनों चीजें जो हैं किसी भी जो कंट्री की एक्सचेंज रेट की जो करेंसी है उसकी उसका यूज होता है, इसमें देश की मुद्रा की विनिमय दर पर प्रभावित करती हैं। आप जानते हैं जो अगर घरेलू जो इंटरेस्ट रेट है उसमें अगर कुछ भी डिस्टरबेंस होता है तो उसकी वजह से डोमेस्टिक इकोनॉमी पे असर पड़ेगा। और यदि मान लीजिए ऐसा हो गया कि ऐसी चीजें फॉरेन करेंसी मार्केट में कुछ गड़बड़ हो सकता, तो लोग का होता है ना कि मान लीजिए वाला शेयर गिरने वाला है तो उससे पहले ही लोग उसमें से अपना पैसा निकालने लग जाते हैं। तो उसकी वजह से वो अगर नहीं भी गिरने वाला होगा तो वो डूब जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन आप देखते हैं इकोनॉमी में होता रहता है अक्सर। तो दूसरा भी स्टेटमेंट जो इसका है ये सही है। और तीसरा बोला है किसी देश की आयात में वृद्धि। आप जानते हैं कि यदि किसी देश से में आयात अगर बढ़ेगा, इंपोर्ट बढ़ेगा, तो वहाँ का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो चेंज होगा। फॉरेक्स रिजर्व कैसे चेंज होगा कि यदि कोई भी चीज हम बाई कर रहे हैं तो उसको पे तो हमें डॉलर में ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात होगी। तो इसके आंसर हो जाएगा डी 1, 2 और 3। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि
IBEF से रिलेटेड है, यानी कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ये इससे रिलेटेड दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, या विदेशी बाजारों में मेड इन इंडिया लेबल के संबंध में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है। IBEF पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, स्वामित्वाधीन और नियंत्रित है। देखिए, IBEF पहले है क्या? ये इसका फुल फॉर्म है इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन। ये एक ट्रस्ट है, ठीक है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1996 में। किसने एस्टैब्लिश किया था? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, उसने बनाया था। और ये इसका मेन पर्पस क्या है कि पूरे वर्ल्ड में एक इंडिया को ना ब्रांड इंडिया के नाम से, जो ब्रांड इंडिया के नाम से नहीं, इंडिया नाम का एक, इंडिया का एक ब्रांडिंग होनी चाहिए। जैसे कहते नहीं है, ये भाई मेड इन इंडिया है, ठीक है, ये मेड इन USA है, ठीक है। लोग दिखाते हैं कि भाई ये इटली से बना बना हुआ है, मेड इन इटली है, यहाँ से हम लाए हैं अलग अलग चीज़ें। तो इसी तरह से इंडिया की भी चीज़ों को एक ब्रांडिंग में, कुछ लोग आप जानते हैं, कुछ खराब हो गया आपके दोस्तों में, आप कोई फ़ोन होगा या कोई भी ऐसी चीज़ें जो बहुत ही खराब क्वालिटी है, तो आप कहेंगे भैया मेड इन चाइना है, ठीक है। तो ये जो फाउंडेशन है, ये इंश्योर करेगी कि जो इंडियन ब्रांड है, इसको जो है प्रमोशन किया जा सके, इसको एक अच्छा जो है अच्छे रूप में दिखाया जा सके पूरे वर्ल्ड में। तो ये बात हो गई IBEF की। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। ये बोल रहा है, या विदेश सरकार में मेड इन इंडिया लेबल के संदर्भ में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए एक निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है। और दूसरा भी बिल्कुल सही है, जो बोल रहा है IBF पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित, स्वामित्वाधीन, नियंत्रित है, ठीक है। तो इसका जो दूसरा भी स्टेटमेंट है ये भी बिल्कुल सही है, कि भी फुल्ली फंडेड, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय यूनियन गवर्नमेंट। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा C, बोथ 1 और 2। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट जो है ये कह रहा है, मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना प्रचलित कीमतों के आधार पर की जाती है, जबकि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की गणना कीमतों के इस स्थिर सामुच्य के आधार पर की जाती है, ठीक है। फिर दूसरा बोल रहा है, किसी देश का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद सदैव उसके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होता है। देखिए, आप जानते हैं जो नॉमिनल GDP होता है, ठीक है, और एक होता है रियल GDP, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। तो जो रियल GDP होता है, उसमें से जो भी क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन वगैरह जो है, इसको जो है कंट्रोल, मतलब उसमें से हटा के बताया जाता है, रियल GDP ये हो गया। तो जैसे इसका जो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ये तो बिल्कुल सही बोला है कि जो नॉमिनल GDP है वो कैलकुलेट होती है ऑन द बेसिस ऑफ करंट प्रिवेलिंग प्राइस, कि अभी इस वक्त किसी भी चीज का जो प्राइस होगा, आप इस वक्त जाके किसी का मतलब एग्जैक्टली मैं आपको एक मतलब एक आइडिया दे रही हूँ कि अभी आप गया हो मार्केट में कोई सामान लेने, 20 रुपए का सामान है आपका, मान लिया आप मैगी लेने गया हो, पता नहीं 14 रुपए की है या 16 रुपए की है, हाँ तो चलिए 14 रुपए की ये जो मैगी है आपने ली, तो इसका अभी जो प्राइस है वो नॉमिनल हो गया विद महंगाई महंगाई ऐड करके, ठीक है। जो इस वक्त महंगाई होगी वो सब चीजें हैं। लेकिन अगर रियल GDP की बात करें तो रियल GDP क्या होगा, ये हम इसको मैगी के प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं, MRP नहीं बोलना चाहिए, एक GDP से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब वही रियल GDP ये हो गया कि मान लीजिए आज से कुछ समय पहले की बात होगी, 10 साल पहले की बात होगी, 10 साल नहीं 5 साल पहले की बात होगी, तो 10 रुपए की थी मैगी, ठीक है। तो ये जो 10 रुपए की इकोनॉमी थी, तो उस हिसाब से जो है, यदि जो इस वक्त इन्फ्लेशन रही होगी करीब 40% के अराउंड हो गई है ये 5 साल में, तो इसको यदि कैलकुलेट करेंगे जो नॉमिनल GDP, तो विद इन्फ्लेशन है नॉमिनल, विदाउट इन्फ्लेशन हो गई रियल, ठीक है। रियल है कि मतलब वास्तविकता है, उसमें सच्चाई है, उसमें जो भी जो इन्फ्लेशन की वजह से जो झूठ चीजें आ गई हैं उनको हटाना है। तो ये बात होगी इन्फ्लेशन की। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहला जो है इसका स्टेटमेंट सही है। वही दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, जो किसी देश का मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद सदैव उसके वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद से अधिक होते हैं। तो देखिए ऐसा नहीं है,
कभी कभी हो सकता है कि वो कम हो या ज्यादा हो, ये टोटली डिपेंड करता है इन्फ्लेशन पे। कभी कभी होता है इन्फ्लेशन की बजाय डिफ्लेशन चल रही है इकोनॉमी में, तो प्राइस ज्यादा की बजाय कम हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो ये जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट भी ये हो गया, तो ये गलत हो जाएगा अपने आप। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, वन ओनली। ठीक है, तो चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि श्रम बल, ठीक है, यानी कि कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स से पूछ रहा है। तो ये जो वर्ड है इसका क्या मतलब है कि श्रम बल का अनियतीकरण संदर्भित करिए। तो पहला स्टेटमेंट, श्रम बल में औपचारीकरण के से औपचारिक क्षेत्रक में निरंतर अंतर होने की स्थिति। ठीक है, दूसरा, नियमित वेतन भोगी रोजगार से अनियत और अनुबंधित वाले पदों पर श्रम का अंतरण। तीसरा, वह प्रक्रियाएं जिनके माध्यम से कार्यबल में महिलाओं का अनुपात पुरुषों के अनुपात से अधिक हो जाता है। लास्ट, स्वनियोजित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि और श्रम बल का यूनियनाइजेशन। देखिए, कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्क फोर्स क्या होता है कि नॉर्मल सा ट्रांसफर ऑफ लेबर फ्रॉम रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयमेंट और कैजुअल या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोई पोस्ट दी गई है। नॉर्मली क्या होता है, आप मान लीजिए आपके घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में है, आप जो प्रिपेयर कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो वहां पे हो गया आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड हो, आपकी जो है एम्प्लॉयमेंट फिक्स है, आप 60 साल के हो गए तो आप रिटायर हो जाओगे, आपने जब से एम्प्लॉयमेंट ली है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, हमें से मान लीजिए कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने किसी कंपनी में अप्लाई किया, तो उन्होंने ये बोला कि भाई हमारे पास जो है 1 साल के लिए हम आपको हायर कर रहे हैं और उसके बाद आपको हटा देंगे, बस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कि 1 साल तक आपको इतना पे किया जाएगा, इतना ही, उससे ज्यादा नहीं। तो ये होता है कैजुअल। या फिर जैसे लेबर्स होते हैं, हम देखते हैं कि किसी दिन काम मिला तो ठीक, किसी दिन नहीं मिला, तो ये सब चीजें हैं कैजुअलाइजेशन। ठीक है, आप रेगुलर जो सैलरीड एम्प्लॉय है उसके अलावा जितने भी नहीं, मतलब कि बाकी जो ऐसी चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ली जाती हैं, कैजुअल वर्कर जो होते हैं, तो ये सब आ जाते हैं कैजुअलाइजेशन में। तो इसका आंसर हो गया बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो कि बजटीय घाटे के संदर्भ में प्राथमिक घाटे से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट, तो प्राइमरी डेफिसिट हमें इसमें बताना है क्या है। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट बोला है, प्राथमिक घाटा ब्याज अदायगी के पश्चात उपयोग हेतु उपलब्ध कुल सरकारी ऋण है। ठीक है, देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इज द टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग अवेलेबल टू यूटिलाइज आफ्टर इंटरेस्ट पेमेंट। बिल्कुल सही बात है, जब इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है, टोटल जो गवर्नमेंट की बोरोइंग है उसमें से जब निकाल ली जाती है, तो भी जो बचता है, जो कुछ बचेगा वो आ जाएगा प्राइमरी डेफिसिट में। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। वही दूसरा बोला है कि भारत में प्राथमिक घाटा सदैव राजकोषीय घाटे से अधिक होता है। देखिए, ये तो गलत बात बोल दिया इसने, प्राइमरी डेफिसिट ऐसा नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आई है पास्ट में कि जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो लो हुआ है फिजिकल डेफिसिट से, तो ये आंसर गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो जीएसटी पे बेस्ड है। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है, जीएसटी अनिवार्य रूप से प्रत्येक चरण में केवल मूल्य वर्धन पर आरोपित करते हैं, यानी कि ये इसेंशियल जो भी गुड्स हैं, टैक्स ओनली एज अ वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ कि आप जान रहे हैं कोई प्रोडक्ट है, अगर उसको बनाया जाता है तो पहले आपका रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल में कुछ, मान लीजिए रॉ मटेरियल आपका गेहूं था, ठीक है, अब गेहूं को आपने पिसाई की, ठीक है, तो वो हो गया, उसमें वैल्यू एडिशन कुछ हो गया, तो उसका प्राइस बढ़ जाएगा। मान लिया 10 रुपए किलो था, तो यहाँ पे 20 रुपए किलो हो गया। फिर उसकी आपने पैकिंग करवा दी, तो फिर वो 30 रुपए किलो हो गया। तो इस तरह से जो बीच बीच में वैल्यू एडिशन किया जा रहा है उस पर कुछ वर्क करके, तो वैसा ये जो है ईच स्टेज पे लगने वाला ये टैक्स है। तो ये बिल्कुल सही बात है, ये हर एक स्टेज पे लगता है। और साथ में जैसे बोल रहा है गंतव्य आधारित, यानी कि डेस्टिनेशन बेस्ड, और इसको पे कौन करता है, कंज्यूमर। ठीक है, ये एंड में जाके एक्यूमुलेट होता है, उसको कंज्यूमर पे करता है। तो ये हो गया डेस्टिनेशन बेस्ड, जो फाइनल प्रोडक्ट पे जाके लगती है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। वही तीसरा स्टेटमेंट बोल रहा है, एसजीएसटी केवल तभी लागू होता है जब क्रेता और विक्रेता दोनों एक ही राज्य के भीतर अवस्थित हों। देखिए,
ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो स्टेट जीएसटी होता है ये तभी अप्लाई होगा जब या तो कोई सर्विस दे रहा है या तो गुड्स जो बेच रहा है वो बायर, वो सेलर, और बायर जो खरीद रहा है उस सर्विस को एक्सेस कर रहा है, वो दोनों एक ही स्टेट में हो, तभी स्टेट लगा पाएगी ना। अदरवाइज तो यदि मान लीजिए आप महाराष्ट्र में जो है कोई सर्विस एक्सेस कर रहा हो, वहां की कोई कंपनी है, वहां पे कंपनी बेस्ड है, वहीं से वो सामान जो है बनाती है, फिर वहां पे जो टैक्स लगना चाहिए स्टेट, फिर उसके बाद यहाँ स्टेट में यहाँ पे आता है, वहाँ स्टेट से आपके यूपी में आता है। तो अब यहाँ पे क्या बात होगी, तो इसके लिए होता है आईजीएसटी, ठीक है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। फिर उसके बाद सेंटर जो है फिर डिसाइड करती है कि किसको कितना टैक्स देना है, कहाँ कितना कैसे जाएगा, तो सब बात की बात है, उसमें डिटेल में नहीं घुसना है हमें। तो बस इतना ध्यान रखना है कि एसजीएसटी तभी लागू होता है जब दोनों के दोनों लोग एक ही जगह पे सिचुएटेड हो। कूल। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि राजकोष बिल के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है, राजकोषीय बिल यानी कि ट्रेजरी बिल, ठीक है, ट्रेजरी बिल जो है, सॉरी स्पेलिंग गड़बड़ हो गई है मेरी। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोला है, राजकोषीय बिल छूट पर जारी की जाने वाली शून्य कूपन प्रतिभूतियां हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, जीरो कूपन सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, और इशूड एट डिस्काउंट। मान लीजिए आप कोई बॉन्ड लेने गई हैं, या बिल, ये ट्रेजरी बिल है, मान लीजिए कोई बॉन्ड है, तो आप जो उसको खरीदने गए हैं, तो उस पे ऐसा नहीं, वैसे मेनली होता है कि आपका बॉन्ड जो है उस पे आप 10% के हिसाब से, मान लो इतना परसेंट उस पे ब्याज मिलेगा आपको, इतना परसेंट आप जब उसको 1 साल बाद आएंगे मैच्योर कराने, जब वो मैच्योरिटी उसकी हो जाएगी 1 साल में, तो अगर 100 रुपए था तो आपको 110 मिल जाएंगे उसके। तो ये बात हो गई नॉर्मल जो बॉन्ड्स होते हैं। लेकिन ये जहाँ पे ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कोई बॉन्ड खरीदा, ठीक है, तो वो जो बॉन्ड है अभी आप खरीद रहे हो 90 में, और ये बताया जा रहा है कि उसकी जो फेस वैल्यू है मान लीजिए 100 रुपए का है, लेकिन अभी आप उसको डिस्काउंटेड प्राइस में खरीद रहे हो, ठीक है, 90 में खरीद लिया, तो अब जब भी आप उसको, उसका 1 साल बाद जब वो मैच्योर होगा, तो उसका जो है आपको 100 रुपए उसके मिलेंगे, ठीक है। आपने इसको डिस्काउंटेड प्राइस में खरीदा, ये जो आपका था इसकी फेस वैल्यू थी जितनी, तो जब इसकी मैच्योरिटी होगी तो आपका जो प्राइस दिया हुआ था वो आपको मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी चेंजेस, ठीक है, या फिर कुछ भी ब्याज दरों में कुछ चेंज होती है वैसा कुछ नहीं होगा। तो ये बात होती है ट्रेजरी बिल की। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। वही दूसरा बोल रहा है, राजकोष बिलों के केंद्र सरकार ना कि राज्य सरकारों द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि दे आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नॉट विद द स्टेट। देखिए ये बात तो गलत है। जो ये ट्रेजरी बिल होते हैं ये सेंटर और स्टेट है, दोनों लोग कर सकते हैं, ठीक है, और दे आर इशूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट नॉट बाय द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। फिर इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट बोला है, दे आर यूजुअली लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज विद एवरेज मेच्योरिटी ऑफ 10 ईयर। तो राजकोषीय बिल जो है ये 10 वर्ष की औसत और परिपक्वता वाले, देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये आप ट्रेजरी बिल अगर देखेंगे तो ये 91 डेज, ये 1 साल के अंदर के तक होते हैं। तो एक दूसरा हो गया 182 डेज, और फिर हो गया 365 डेज। तो इस डेज के हिसाब से ये जो बिल होते हैं शॉर्ट टर्म बिल होते हैं कि इतने समय में मैच्योरिटी पीरियड होती है। और पहले तो आपको पता ही चल गया जीरो कूपन बॉन्ड है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एंड 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए ये जो ट्रेजरी बिल है ये जो डेटेड सिक्योरिटी के साथ किए जाते हैं, इनको ट्रेजरी बिल को मेनली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, बोथ ट्रेजरी बिल और बॉन्ड डेटेड सिक्योरिटी। और बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो ये केवल डेटेड सिक्योरिटी या बॉन्ड डेटेड सिक्योरिटी होती है उसको इशू करते हैं, ट्रेजरी बिल को नहीं करते। देखिए ये चीज ध्यान रखना है, इसका जो दूसरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। जो स्टेट गवर्नमेंट इशू करेगा उसको ट्रेजरी बिल की बजाय उनको बोला जाता है डेटेड सिक्योरिटी या फिर स्टेट डेवलपमेंट लोन के जो है एसडीएल इनको बोलते हैं। इसका नाम ये नहीं है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के भी पास एक तरीका होता है कि वो बॉन्ड्स और डेटेड सिक्योरिटी को जो है इशू कर सकते हैं।
तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो बोल रहा है राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में एक फर्म की माल सूची यानी कि इन्वेंट्री के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट देने हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका बोल रहा है, इसमें अविकृत तैयार माल का स्टॉक सम्मिलित है लेकिन कच्चा माल नहीं। ऐसे फर्म एक वर्ष से लेकर आगे वर्ष ले जा सकती हैं। देखिए, ये जो इन्वेंटरीज होती हैं, ये जो स्टॉक्स होते हैं, ये जो पहला स्टेटमेंट बोला है ये गलत है। ऐसा नहीं है कि ये जो अनसोल्ड फिनिश्ड गुड है या फिर हाफ फिनिश्ड जो गुड है उनको नेक्स्ट ईयर में जो है इंक्लूड किया जाता है, ना कि ये जो इन्वेंटरी में जो मतलब जब भी जीडीपी कोई भी अगर मीडियम इंटरमीडिएट रेंज में कोई भी अगर गुड है, यदि उसको इन्वेंट्री मान ली जो हो गई जहाँ पे फाइनल गुड अभी नहीं बना है, रॉ मटेरियल हो गया या फिर कुछ ऐसा सामान हो गया जिसको अंत तक अभी इसको फिनिश्ड गुड में नहीं, देखिए आपके जब भी जीडीपी में कैलकुलेशन होगा तो वही चीजें आएंगी जो कि फाइनल गुड में या फिर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुई हैं, मिडिल वाली चीजें नहीं आएंगी। तो मिडिल वाली चीजें कहाँ आती हैं? इन्वेंट्रीज में आती हैं। तो पहला स्टेटमेंट इसका रॉन्ग है। वही दूसरा बोला है, एक वर्ष के दौरान फर्म में माल सूची के मूल्य में वृद्धि को फर्म द्वारा किया गया निवेश व्यय माना जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है, दूसरा वाला स्टेटमेंट इसका सही है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जो बोला है आपूर्ति पक्ष का अर्थशास्त्र किस दृष्टिकोण से अधिक बल देता है, यानी कि जो सप्लाई साइड इकोनॉमिक लेज ग्रेटर एम्फेसिस ऑन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ, देखिए सप्लाई साइड हो गया, एक हो गया डिमांड साइड। ठीक है, तो इन दोनों में फर्क क्या है? सप्लाई क्या होती है कि आपका जो इकोनॉमी में मेनली जो लोग मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, जो कोई चीज बना रहे हैं, इंडस्ट्रीज हो गई, तो उन पे क्या इफेक्ट होगा, उनके हिसाब से कुछ चीजें अगर चेंज हो रही हैं तो वो आती हैं सप्लाई में। और वही डिमांड में क्या होता है, जो भी ये लोग ये चीज कुछ बनाएंगे मैन्युफैक्चरर, तो वो कंज्यूम किसके द्वारा किया जाएगा? कंज्यूमर्स के द्वारा, हम लोगों के द्वारा। जो कंज्यूमर हो सकता है हम में से कुछ मैन्युफैक्चरर भी हो, लेकिन मेनली जो कंज्यूमर है वो जो है डिमांड साइड में आएगा और सप्लाई साइड में आएगा जो लोग सप्लाई कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, इसका आंसर हो जाएगा ए, निर्माता यानी कि मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू जीडीपी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, it is sum total of the value of goods and services created within the geographical boundary of a country in a particular year। ठीक है, फिर नेक्स्ट बोला है नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज सच एज, मैंने एक सेकेंड ये हिंदी वाला आपको बताती हूँ। हाँ जी, जीडीपी। तो जीडीपी जो है किसी भी कंट्री की जब कैलकुलेट होती है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है या किसी विशेष वर्ष में किसी देश की भौगोलिक सीमा के भीतर निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का कुल योग है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ये बात अभी ये तो आप जानते ही होंगे कि जो भी जीडीपी है किसी भी इकोनॉमी की, उस इकोनॉमी में टोटल कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं उस उनकी टेरिटरी के अंतर्गत, वो उस देश की जीडीपी कहलाती है। फिर सेकंड बोल रहा है वस्तु विनिमय जैसे गैर मौद्रिक विनिमय विनिमय यानी कि नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज सच एज बार्टर एक्सचेंज आर नॉट इंक्लूडेड इन द जीडीपी एस्टिमेशन। बिल्कुल सही बात है। ऐसा नहीं आपने अपना फ्रिज देके किसी से वॉशिंग मशीन ले ली तो उसको जीडीपी में नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक, तो पहली सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। फिर नेक्स्ट बोला है जीडीपी में वृद्धि यह दर्शाती है कि देश के सभी निवासी अतीत की तुलना में आज बेहतर स्थित हैं। देखिए, ऐसी बात नहीं है, जीडीपी कभी ये चीज नहीं दिखाती है कि अगर जीडीपी यदि इंक्रीज हो रही है, हो सकता है जैसे आप देखते हैं कि कुछ कंट्रीज हैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं अपनी जीडीपी में, लेकिन उनकी एचडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें कितना खराब परफॉर्म कर रही हैं। वही हैप्पीनेस इंडेक्स हो गई, उसमें कितना खराब परफॉर्म कर रही हैं। ठीक है, जेंडर गैप, ये सब चीजें होती हैं, टोटली इंक्लूसिविटी दिखाती हैं कि उससे इकोनॉमी में ऐसा नहीं, जैसे हमारे इंडिया में जो है पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है। हमारे जो मोदी जी सॉरी
अंबानी जी हैं, उनकी इनकम है जो है अगर आप कैलकुलेट करें तो एक जो पुअर इनकम एक तरह से बोले जाता है पूरे देश की इनकम इतनी है, लेकिन आप डिफरेंस देखेंगे इनइक्वालिटी भी तो कितनी ज्यादा है किसी इकोनॉमी में। तो ये कभी भी ऐसा नहीं है कि जीडीपी आपकी दिखाएगी कि वो बेहतर ही हो रही है। तो तीसरा स्टेटमेंट तो रॉन्ग ही होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी 1 और 3 2। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोल रहा है निम्नलिखित में से किसी क्षेत्र को ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रक उधारी के अंतर्गत ऋण माने जाने योग्य है। ओके, तो पहला बोल रहा है शिक्षा, दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रीन्यूएबल एनर्जी, आवास और कृषि। देखिए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आप जानते हैं ये हमारे जो भी कॉमर्शियल बैंक है, तो एक जो सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई की गाइडलाइन है कि आप कुछ कुछ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग मतलब कुछ ऐसे सेक्टर जिनको प्रायोरिटी में रखा जाएगा, ठीक है, उनको लोन देना जरूरी है ताकि ये सिस्टम जो सेक्टर्स हैं ये ग्रो कर सके। जैसे कि हमारा एजुकेशन सिस्टम हो गया, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, आवास हो गया, कृषि हो गया, ठीक है, आप जानते हैं कृषि से रिलेटेड कितना लोन दिया जाता है, एमएसएमईज हो गए, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस, एक्सपोर्ट क्रेडिट हो गया, एजुकेशन हो गया, हाउसिंग हो गया, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल, बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका तो आंसर डी 1 2 3 4 हो जाएगा। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ब्रेंट इंडेक्स पे बेस्ड है। ब्रेंट इंडेक्स क्या है? पहला बोला है कच्चे तेल की कीमतें, दूसरा तांबे का भविष्य में कीमतें, सोने के भविष्य में कीमतें, शिपिंग दर सूचकांक। देखिए ये जो ब्रेंट इंडेक्स है, आप जानते हैं एक ऑयल का नाम है ब्रेंट क्रूड ऑयल, ठीक है, ये स्वीट ऑयल भी इसे कहा जाता है, स्वीट लाइट। जो क्रूड ऑयल होता है मेनली आप देखेंगे उसमें सल्फर का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, और जो सल्फर कंटेंट अगर ज्यादा होगा तो उसको उसके लिए रिफाइनरी चाहिए होती है, उसको जो है प्योर किया जाता है, उसमें सल्फर हटाया जाता है। सल्फर ज्यादा कंटेंट वाला कोई भी क्रूड ऑयल होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन जिन भी क्रूड ऑयल में सल्फर बहुत ही लो हो या एकदम ना हो तो वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं, ठीक है, तो उनको स्वीट ऑयल भी कहा जाता है, स्वीट लाइट ऑयल या फिर ब्रेंट क्रूड ऑयल। तो मेनली इस तरह के जो ऑयल है ये नॉर्थ सी में, ठीक है, नॉर्थ सी के अराउंड पाए जाते हैं। ये ऐसे ऑयल की फील्ड्स वहां पे हैं। तो ये एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, एक मापदंड टाइप इसको बेंचमार्क बनाया जाता है कि इसके हिसाब से बाकी जो चीजें जैसे आपके क्लास में जैसे जो टॉपर रहा होगा पूरे क्लास में बाकी बच्चों को उस टॉपर से ही कंपेयर किया जाता है कि भाई इसके अगर 90% आए हैं और आप 90 नहीं, आजकल तो टॉपर्स के 99% आते हैं, तो आपके इसके 99% आए हैं और आपके यदि 70% आए हैं तो आपको ये देखा जाएगा कि आपने जो टॉपर है उससे इतने कम मार्क्स लाए हैं अपने क्लास में, तो उस हिसाब से एक बेंचमार्क सेट करता है आपका क्लास का टॉपर। तो ये जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो टॉपर है, ठीक है, जितने भी ऑयल्स का, और बाकी जितने जो ऑयल की फील्ड है पूरे वर्ल्ड में वो सब उसके हिसाब से जज की जाती हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे जो बोल रहा है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक में निम्नलिखित में से किन उद्योग को प्रमुख उद्योग के रूप में वर्गीकृत किया गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री को कोर इंडस्ट्री। देखिए कोर इंडस्ट्रीज पहली चीज होती क्या है? कोई भी इंडस्ट्री जो कि बाकी सारी इंडस्ट्रीज को ग्रो करने में मदद करती हैं, कि बैकबोन होती हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कहीं पे रहते हो और आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए कुछ नहीं है, आप अपने घर से जो है मान लीजिए आपको मॉल जाना है, वहां जाने के लिए कोई ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा ही नहीं है, इवन आपके पास कार और बाइक नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि आप कुछ एक कोई भी छोटी भी चीज के लिए आपको खाना भी बनाना है तो आपको दुकान पे जाना होगा, वहां से सामान लाना होगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन की जो है सर्विस आपके पास अवेल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें होती हैं जिनके बिना कोई भी इकोनॉमी का चलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो उनको कोर इंडस्ट्रीज के अंतर्गत लाया जाता है। तो इसमें पहला बोला है कोयला, दूसरा बोला है ऑटोमोबाइल, तीसरा बोला है विद्युत और रियल एस्टेट। देखिए जो कोर इंडस्ट्रीज हैं टोटल 8 मेजर इंडस्ट्रीज हैं जिसमें आती हैं कोल, क्रूड ऑयल,
नेचुरल गैस और रिफाइनरी। ठीक है, फिर साथ ही साथ आता है स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो मेन है, और फिर फर्टिलाइजर। तो ये सारी कुछ कोर इंडस्ट्रीज हो गई। ये सारी नहीं, सिर्फ 8 है, इनको आप रट्टा मार लीजिए कैसे भी करके। तो इसका जो दूसरा है ये तो गलत हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने क्रूड वो ऑयल जो है वो आ गया है उसमें, ऑटोमोबाइल नहीं होगा। फिर ये रियल एस्टेट भी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी कि सी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोल रहा है स्वतंत्र, हाँ जी, स्वतंत्रोत्तर भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से किस उद्देश्य हेतु गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला को प्रयुक्त किया गया था। देखिए, गडगिल फॉर्मूला है जो आपने सुना होगा, इनको अडॉप्ट किया गया था 4th 5 ईयर प्लान में, जो कि 1969 से 74 के बीच में था। ठीक, इसका मेन पर्पस था, इन्होंने बताया था कि जो भी इंडिया का जो स्ट्रक्चर है स्टेट्स का है, किस तरह से गवर्नमेंट को यानी कि सेंटर को स्टेट में जो भी पैसा ट्रांसफर करना है, जो भी टैक्सेस कलेक्ट होते हैं उस हिसाब से किस तरह से डिवीजन होना चाहिए। तो एक ये तरीका इन्होंने बताया था, गडगिल मुखर्जी फॉर्मूला जिसे कहते हैं, जिसमें हर एक सेक्टर को पर्टिकुलर परसेंटेज दिया गया था। जैसे कि यदि देखा जाए किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो उसका 55% जो है लिया जाएगा कैलकुलेट करने में कि कितना मनी डिवॉल्व करना है, डिवोल्यूशन ऑफ मनी। तो ये बात हो गई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला, उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार नहीं। दूसरा, विभिन्न भारतीय राज्यों के मध्य निधियों के हस्तांतरण हेतु। तो बिल्कुल सही बात, यही हुआ था। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो बोल रहा है मौद्रिक नीति समिति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला है यह भारत में मुद्रास्फीति के लिए लक्ष्य निर्धारित करती है। ये बात हो रही है हमारी एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी। फिर सेकंड, आरबीआई का गवर्नर इस समिति के पदेन अध्यक्ष होते हैं। ठीक, और ये हमें बहुत कायदे से देखना है, इसमें से पूछ रहा है क्या सही नहीं है। तो पहला बोला, यह भारत में मुद्रास्फीति के लिए लक्ष्य निर्धारित करता है। देखिए, जो इन्फ्लेशन टारगेट है, आप जानते हैं पर बीएम एक्ट के थ्रू किया जाता है, एमपीसी के थ्रू नहीं किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा रॉन्ग है, तो सही नहीं है, तो ये तो पहली बात होगी सही नहीं है। फिर वही दूसरा बोल रहा है, ये बोल रहा है आरबीआई का गवर्नर इस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। ये जो कमिटी है एमपीसी कमिटी, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट करती है कॉन्स्टिट्यूट, एक नोटिफिकेशन निकालती है जो कि आरबीआई एक्ट जो 1934 है उसके थ्रू। ठीक, और इस कमिटी में जो मेंबर होते हैं उन सबों को, कुछ मेंबर होंगे वो हमारे गवर्नमेंट के जो है उनको लाएंगे, और कुछ मेंबर होंगे जो हमारे आरबीआई की तरफ से आएंगे। ठीक है, तो ये टोटल कमिटी वो भी आगे आएगा तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा, कौन सा सही नहीं है, तो पहला सही नहीं है। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 18 हो गया, 19। हाँ जी, ये बोला है कि इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या चीज है। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यह राजस्व घाटे से ब्याज भुगतान को घटाने पर प्राप्त होता है। दूसरा, यह राजस्व घाटे में से पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन संबंधी अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है, यानी कि रेवेन्यू डेफिसिट माइनस द ग्रांट फ्रॉम फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट। बिल्कुल सही बात है। ये जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है इसका फॉर्मूला यही होता है कि रेवेन्यू डेफिसिट से जो टोटल गवर्नमेंट का रेवेन्यू डेफिसिट आया है उसमें से माइनस कर देंगे ग्रांट जो दी जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी कैपिटल एसेट में। कैपिटल एसेट ये हो गई कि ऐसी चीजें जिसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे जिसको उसको फ्यूचर में कुछ ना कुछ उससे रिटर्न मिलेगा, तो कैपिटल क्रिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जो बोल रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो पहला स्टेटमेंट है मुद्रा परिवर्तनीय से तात्पर्य बाजार निर्धारित विनिमय दर पर घरेलू मुद्रा को अन्य मुद्राओं में और अन्य मुद्राओं को घरेलू मुद्राओं में
परिवर्तित करने की स्वतंत्रता से है। ठीक है। दूसरा, भारत में चालू खाता और साथ ही पूंजी खाता में पूर्ण परिवर्तनीय अपनाई गई है। हाँ जी। ठीक। देखिए, ये किसकी बात हो रही है यहाँ पे? करेंसी कन्वर्टिबिलिटी रिफर्स। ठीक, एक होता है जो करेंसी कन्वर्टिबिलिटी होती है, एक करंट अकाउंट होती है, एक होती है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक चालू खाता की होती है, एक पूंजी खाता की होती है। तो इंडिया में जो है, यदि कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट की बात करें तो फुल्ली कन्वर्टेबल है। ठीक है, 100% है। लेकिन पूंजी खाता यानी कि कैपिटल अकाउंट में ये चीज नहीं है। तो इसका जो दूसरा स्टेटमेंट है ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। वही पहला स्टेटमेंट जो बोल रहा है ये बिल्कुल सही है कि मुद्रा परिवर्तनीय जो ये इसमें बात कर रहा है, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 1। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट, आधारभूत मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन में उत्पादन कर सम्मिलित नहीं होता है और जिस पर उपलब्ध उत्पादन सब्सिडी समाविष्ट होती है। यानी कि ग्रॉस वैल्यू एडेड टैक्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। फिर दूसरा बोल रहा है, बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद में उत्पादन और उत्पाद दोनों का सम्मिलित होना और उत्पादन एवं उत्पाद सब्सिडी दोनों ही शामिल नहीं होते हैं। देखिए, जो दूसरा स्टेटमेंट है इसका बिल्कुल सही है। यदि हम जीडीपी को मार्केट प्राइस पे जो है कैलकुलेट करें, मार्केट प्राइस पे, और उसमें बता रहा है कि इंक्लूड्स बोथ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट टैक्सेस एंड एक्सक्लूड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्ट सब्सिडी, बिल्कुल सही बात है। जब भी जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो टैक्सेस को जो है इंक्लूड कर दिया जाता है यदि मार्केट प्राइस पे बात हो रही है, और जो सब्सिडीज है उनको एक्सक्लूड कर देंगे मार्केट प्राइस। वही फैक्टर कॉस्ट पे इसका ऑपोजिट होता है। ठीक, तो इसका जो दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। वही पहला जो है इसका गड़बड़ है, जो बोल रहा है आधारभूत मूल्य पर सकल वर्धन में उत्पाद करने पर सम्मिलित नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसका आंसर हो जाएगा बी। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो अनुपातिक कर प्रणाली के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, प्रपोर्शनल टैक्सेस। ठीक है, प्रपोर्शनल टैक्सेस यानी कि अनुपातिक कर। तो इसका जो पहला स्टेटमेंट ये बोल रहा है, यह प्रणाली के तहत कर प्राधिकरण प्रत्येक करदाता पर उसकी आय के निरपेक्ष कर की समान दर प्रभारित करता है। फिर दूसरा, कराधान की उस प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा संसाधनों की पुनर्वित्ति का उद्देश्य पूरा किया जाता है। देखिए, ये बात गड़बड़ है। आप यदि प्रोपोर्शनल टैक्स की बात करें यानी कि अनुपातिक टैक्स, तो इसमें क्या होता है कि चाहे वो अमीर हो, अंबानी जी हो, ठीक है, और अंबू जी हो, तो इन दोनों पर बराबर टैक्स लगता है। अंबू जी मान लीजिए ये एक फार्मर है, या अंबानी जी आप जानते ही होंगे, तो दोनों पे मान लीजिए इन्होंने गवर्नमेंट लगा दिया 10% टैक्स देना है। तो ये करोड़ों कमा रहे हैं, 10% दे रहे हैं। ये मान लीजिए 100 रुपए कमाता है, तो उस पे उसको 10% टैक्स देना पड़ेगा। वैसे तो मतलब स्लैब पे नहीं जाएंगे बेसिकली, बस इस कॉन्सेप्ट पे देखते हैं कि ऐसा नहीं है, मतलब 100 रुपए कमा रहे डेली तो इतना नहीं देना पड़ेगा इनको। तो मेनली ये जो होता है टैक्स की सब पे बराबर टाइप से लगता है, तो ये अनुपातिक टैक्स होता है। और इसमें क्या होता है कि जो सारी इकोनॉमी के जितने भी सेक्टर हैं सब पर समान असर पड़ता है, एक तरह से असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। अब बल्कि यदि मान लीजिए ऐसे जो इंडिया में नॉर्मली जो टैक्स लगता है जिसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो गरीब है उसको कम देना पड़ेगा, जितने आप अमीर होते जाओगे उतना ज्यादा टैक्स बढ़ता जाएगा। और जो टैक्स गवर्नमेंट लेती है और उस टैक्स का क्या करती है आपको पता है, जो भी गवर्नमेंट सब जो सब्सिडीज देती है, अलग अलग स्कीम चलाती है, लोगों पे सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड चीजें चलाती है, वो सारी गवर्नमेंट अपने जो है एक्सपेंडिचर करती है और उसको टैक्सेस से ये फायदा मिलता है। तो एक तरह से जो ये दूसरे वाले का काम बोल रहा है ये इसमें नहीं होता है, वो प्रोग्रेसिव टैक्स में होता है, ना कि अनुपातिक में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोल रहा है, विशेष आहरण अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट, इसका उपयोग राष्ट्रों के मध्य सुचारू व्यापार को सुविधाजनक बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में किया जाता है। ठीक है,
फिर दूसरा बोल रहा है इसका मूल्य मुद्राओं का एक बास्केट के आधार पर निर्धारित किया जाता है जिसमें भारतीय रुपया सम्मिलित है। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। आप जानते हैं किसकी बात कर रहा है? एसडीआर की बात कर रहा है। एसडीआर को स्पेशल ड्राइंग राइट्स कहते हैं। तो ये जो स्पेशल ड्राइंग राइट होते क्या हैं? ये एक तरह से जो भी मेंबर होते हैं आईएमएफ के, तो उनके पास ये एक जो भी एसडीआर होता है, ये करेंसी इसको नहीं कह सकते आप, ना ही ये कोई करेंसी है, ना ही कोई क्लेम है। ठीक है? कि आप ऐसा नहीं है कि हमारे पास इतने ज़्यादा एसडीआर हैं तो हम आईएमएफ में मेरा अधिकार है, ऐसा नहीं है। ये कुछ बास्केट हैं, ठीक है? 5 कंट्रीज़ की जो भी क्या कहते हैं करेंसीज़ हैं, जैसे कि यदि यूएसए की जो यूएस डॉलर हो गया, यूरो हो गया, रेनमिबी हो गया चाइना का, जापान का येन हो गया, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये 5 करेंसी उन सबों को कुछ परसेंटेज में जो है रखा गया है एसडीआर के अंतर्गत। तो हमको किसी भी जो भी मान लीजिए डॉलर चाहिए तो हम एसडीआर का यूज़ कर सकते हैं उसके हिसाब से, बाकी करेंसीज़ के हिसाब से। तो इसको यूज़ किया जा सकता है नॉर्मल ट्रेडिंग में, बट इसको कोई भी क्लेम या फिर आईएमएफ पे कोई भी क्लेम नहीं और करेंसी की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। तो इसका जो आंसर पहला भी गड़बड़ है और दूसरा भी गड़बड़ है क्योंकि इसमें भारतीय रुपया नहीं सम्मिलित है। ठीक? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, नीदर वन नॉट टू। तो फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो बोल रहा है विभिन्न बाजार सहभागियों के लिए पूंजी बाजार में इस्तेमाल किया जा रहा संक्षिप्त नाम एसआरओ निम्नलिखित में से किसने लिया है, किसके लिए है? अच्छा, देखिए एक्रोनिम यूज किया जा रहा है एसआरओ, तो ये एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक एनजीओ है। ठीक है? तो इसका ये जो एनजीओ है ये अभी बनाई गई है, इसका मेन पर्पस ये है कि जो भी इंडस्ट्रीज हैं उन सबों को अवेयर किया जाए। ठीक है? किस तरह से वो एथिक्स और इक्वालिटी का जो है एथिकल प्रिंसिपल को फॉलो करके आप किस तरह से जो है मार्केटिंग कर सकते हैं, किस तरह से चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस डिस्कशन का। हाँ जी, तो ये ब्रेटन वुड पे बेस्ड है कि जो ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन आप जानते हैं BWI, तो उसके अंतर्गत कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन आती हैं। ठीक? तो पहला बोला है आईएमएफ, दूसरा बोला है वर्ल्ड बैंक, तीसरा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये तो आप समझ गए होंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है नहीं आती है इसके अंतर्गत। ठीक है? ये एक अलग नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है? जो कि जेनेवा बेस्ड है। आप जानते हो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स आप रखते होंगे जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा निकाली जाती हैं। ठीक है? तो इसका कोई लेना देना नहीं है ब्रेटन वुड्स से। तो तीसरा हम एलिमिनेट करेंगे तो हमारे बी और डी एलिमिनेट हो जाएंगे, हमारे पास बचा 1 एंड 1 2। ठीक है? तो 1 2 पहला तो कंफर्म हो गया कि ये होगा, तो हमें सिर्फ देखना है वर्ल्ड बैंक। तो हाँ जी, ये जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, तो उसके अंतर्गत कुछ इंस्टीट्यूशन बनाई गई थी। ये ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी आफ्टर जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसके बाद एक कॉन्फ्रेंस रखी गई कि इसमें ये डिसाइड किया गया था, ये ब्रेटन वुड कहाँ है, न्यू हैम्सफायर में, कि अब जब वर्ल्ड वॉर हो गया, हमारी जो इकोनॉमी है एकदम खराब हो गई है, तो अब किस तरह से इस चीज से बाहर निकलना है। अब डिप्रेशन वाला जो है अगर स्टेज आती है आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो इससे कैसे निपटारा करना है। तो एक इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसमें से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मेन थी। ठीक है? तो इसका आंसर हो गया 1 2 यानी कि सी। तो हमारा डिस्कशन यहीं पे कंप्लीट होता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।